नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप आईएएस या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि एवरीवन नो दैट कि जो कोविड-19 चल रहा है उसके चलते जो ग्लोबल इकोनॉमी और साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमी पर जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसके लाइट में आज हम बात करेंगे। और उसी के लाइट में अगर अगर बात की जाए चाइना के मंसूबों की, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक यानी अवसरवादिता का उपयोग करके जिस आर्थिक अतिवाद का प्रयोग कर रहा है, जिस आर्थिक आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करके भारतीय शेयर्स को सस्ते दामों में खरीदने की जो बात आई है उसको भांपते हुए भारत सरकार ने अपनी एफडीआई पॉलिसीज़ को क्या किया है, रीफ्रेम किया है, उसके अंदर चेंजेस किया है। पहले उसमें 2 कंट्री थे, अब उसमें 7 कंट्री कर दिए गए हैं। ये वो कंट्री है जो इसकी स्थल सीमा लगती। कौन कौन से पहले थे और कौन कौन से नए शामिल हुए हैं, ये सारी बात आज की इस वीडियो में अपन पूरा बात करते हैं। तो मैं हूँ श्याम भाटिया, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे अनअकैडमी पर भी विजिट कर सकते हो। इस यूआरएल पर जाकर कि www.unacademy.com/user/श्याम भाटिया 12345 पे जाकर आप विजिट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको आसानी से विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। यहाँ पर बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सी पृष्ठभूमि आपके सामने रखूँगा ताकि इस आइडिया को कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएँ, और समझने के बाद जब इसके उत्तर को प्रस्तुत करने की बात आए तो वहाँ पर बहुत एक समग्र स्थिति में आप इस चीज़ को प्रस्तुत कर पाए। कैसे है क्या जानते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन में आया है, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा गया है कि चाइना सहित जो भारत से 7 देश जो सीमा साझा करते हैं, भौतिक सीमा साझा करते हैं, वो अब एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उस निवेश में डायरेक्टली अब वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और उनको अभी एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक छलनी के द्वारा जांचा जाएगा और रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड रूट जिसको बोलते हैं हम, उसमें देखा जाएगा। अगर योग्य होगा तो फिर उसको अनुमति दी जाएगी, नहीं तो बात अलग है। ठीक है, तो ये बात भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकालकर क्लियर की है कि पहले 2 कंट्री थी, अब 7 कंट्री होगी। पहले 2 कौन सी कंट्री थी, अब बाकी 7 कौन सी? तो पहले 2 कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश थी जिसमें भारत विरोधी ताकतें आमतौर पर आपको दिखती मिल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ के इन्वेस्टर्स को हमने अनुमति नहीं दी थी ऑटोमेटिक रूट से, हम उनको रेस्ट्रिक्ट करते थे, या यूँ मीन्स कहा जाए कि प्रोहिबिटेड रूट से या जो रोका गया रूट था उस माध्यम से। तो वो दो देश पहले थे, लेकिन अब बाकी जो भारत से भौतिक सीमा साझा करते हैं उन सभी को रोक दिया गया है, और ख़ासकर चाइना के लिए। जैसा कि कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया भर में, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर में संपत्तियों के दाम गिरते जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो या फिर चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, उन सब के तो इसका अर्थ क्या हुआ, दाम गिरने का। आप सुनते होंगे अखबारों में कि अंबानी ब्रदर्स या अंबानी फैमिलीज है, उसकी संपत्ति में इतना क्षरण हुआ, इतनी कमी हुई, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके शेयर्स का दाम गिरा है, शेयर्स का दाम गिरा। यस, यानी उसके जो हिस्सेदारी है, यानी शेयर जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यूएशन, जो उसकी वैल्यूज़ थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो कम हुई है। अर्थात कहने का अर्थ कि, और यूँ मोटे तौर पर देखें तो पूरे विश्व की जो शेयरधारिता, या वैसे भी अगर हम कहें तो 30 से 40% इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। और भारत इससे कोई अपवाद नहीं, अछूता नहीं, तो इसमें भी इसको नुकसान हुआ है। बात क्या आ रही कि एफडीआई होता क्या चीज़ है। एफडीआई दोस्तों एक प्रकार का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी और रियल एस्टेट में या कहीं भी अगर इन्वेस्ट करने के लिए, अगर बाहर से बाहरी कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको 3 रूट मिलते हैं। एक तो ऑटोमेटिक रूट, भारत परिप्रेक्ष्य में ऑटोमेटिक रूट, एक रूट होता है रेस्ट्रिक्टेड और दूसरा होता है प्रोहिबिटेड। इनकी लिस्ट भी मैं इसी वीडियो में साझा करूँगा, कौन कौन सी लिस्ट है और कौन कौन से क्षेत्र इन लिस्टों में है, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो एफडीआई ये होता है कि बाहर के लोग अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस रूट से कर सकते हैं,
इस पैटर्न में कर सकते हैं और इस पैटर्न में कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, दो टाइप से आती है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो FII के माध्यम से आता है, ठीक है। और अभी तो भारत सरकार ने इसी पॉलिसी को रिवाइज किया है। इस पॉलिसी को रिवाइज करने का अर्थ क्या हुआ कि FDI की पॉलिसी में रिवाइज कर दिया गया है, इसको रिफ्रेम कर दिया गया है। पहले 2 कंट्री को प्रोहिबिट कर रखा था, अब 7 कंट्री हो गए, 7 देश हो गए, और खासकर चाइना के अतिवाद को रोकने के लिए। चाइना का अतिवाद की बात क्या हो रही है? चाइना के अतिवाद की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य तौर पर ये जिस प्रकार से, जैसा कि मैंने अभी कहा 2 सेकंड पहले, कि आपके पास जितना भी वैश्विक शक्तियां हैं या आर्थिक शक्तियां हैं, उनकी वैल्यूएशन कम हो रही है। तो इस फायदे का उपयोग करके चीन बहुत सारी चीज़ों को कम दाम पर उनके शेयर खरीदना चाह रहा है। चाहे ये, और भारत के बाहरी देशों ने भी ये चीज़ें रोक लगाई है कि वो इस संकट की घड़ी में कम दाम पर उनकी भारतीय कंपनियों या उन देशों की कंपनियों के शेयर न खरीद सके। भारत के परिप्रेक्ष्य में HDFC की अगर बात करें तो पहले इसका शेयर 0.8% था, अब 1.01% जो अधिकृत करने की 100 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स की बात हो रही है। बट ये चीज़ें मैं एग्जैक्ट आंकड़े में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो HDFC के शेयर्स की बात हुई थी और उसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और मीडिया हाउसेस है, फिर आपका एटॉमिक हो गया, अगर इसमें अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो भारत के हितों को बहुत ज़्यादा हद तक वो प्रभावित कर सकता है। तो भारतीय हितों को, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने इस सिचुएशन को भांपते हुए ये नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें कहा गया है कि चीन जैसे और भी 7 देश, बाकी जो देश है, वो भारत में कुछ विशेष क्षेत्रों में FDI को ऑटोमेटिक रूट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड में रखा गया है, ठीक है। तो यही पूरा माजरा है। तो शेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसकी हिस्सेदारी। प्रेजेंट सिनेरियो दोस्तों यही है कि 2 थे हमारे पास, 2 जिसमें पाकिस्तान और भारत थे, लेकिन अब हमने करके 7 देश कर दिए जो हमारे पड़ोसी देश है। तो और प्रीवियस सिचुएशन यही थी FDI की। लेकिन और FDI और FII में डिफरेंस क्या हो? FDI जो होता है रियल एस्टेट्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। FII जो ये वो मार्केट होता है जिससे कि सेबी द्वारा रेगुलेट होता है, शेयर मार्केट भी कहते हैं इसको, और इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अब बात आती है कि शॉर्ट सेलिंग। जब ये ऐसा फॉल डाउन हुआ इकोनॉमी का पूरे विश्व में, तो चाइना ने अपना शेयर मार्केट बंद ही कर दिया। यानी शॉर्ट सेलिंग उसके अंदर जो होती थी कि इस ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सस्ते दामों पर जो सेल की जाती है शेयरों की, वो तो उसने बंद ही कर दी ताकि बाहरी देश के लोग उसको खरीद ना पाए। तो साम्यवाद की अगर बात की जाए तो साम्यवाद का असर यहाँ पर साफ साफ दिखता है। तो ये चीज़ें बंद ही कर दी गई जो कि चाइना के प्रोस्पेक्टिव में थी। अब PBOC की बात की जाए तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है वो HDFC में इन्वेस्टमेंट की जो बात की, जो कि चाइना सरकार का डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसने जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उसने HDFC की बात की जाए, भारत की जो संस्था है आपके पास HDFC, जो कि भारत का सबसे स्टेबल बैंकिंग सिस्टम में, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम में आता है। तो ये जो चीज़ आ रही, तो इसके शेयर को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा उठा था और यहाँ पर यही बात की जा रही थी कि वो इन शेयरों को वो लेना चाह रहा था। लेकिन भारत सरकार ने इसके भाव और जो आर्थिक अतिवाद की बात हो रही है, जिसके अंदर कहा जाता है कि चाइना इस अवसर को पाकर सस्ते दामों पर इनके शेयर को खरीदकर भारत सरकार के या भारत के हितों को वो डायरेक्टली प्रभावित कर सकता है, जो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके मुद्दे थी। अब और ये कहाँ से निकल कर आता है? अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड है चाइना का कि इस सस्ते या जो इस प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन में सस्ता जो हो गया है शेयर, स्टार्टअप्स हो गया, उनमें इन्वेस्ट करना है। और अगर किसी मीडिया हाउसेस में या कहीं और संवेदनशील मामलों में अगर वो हस्तक्षेप करता है और उसका शेयर बढ़ जाता है तो फिर डायरेक्टली रेगुलेट करना चाहता है और भारत के हितों को इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। और इंडियन सिनेरियो में जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो मैं समझाता हूँ। ये जो आपके सामने आता है FDI, तो मैं कह चुका हूँ कि FDI 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक तो ऑटोमेटिक रूट, रेस्ट्रिक्टेड रूट और प्रोहिबिटेड रूट। प्रोहिबिटेड रूट और रेस्ट्रिक्टेड रूट में रोका जाता है। अब यहाँ पर बात है ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है। ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी सेक्टर्स से होते हैं, आइलैंड, नेचुरल गैस, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर आ सकता है, रेलवेज, इन सब चीज़ में वो 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ
ऑटोमेटिक या डायरेक्टली इन्वेस्ट करके, ठीक है। हाँ, भारत सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूर होती है, लेकिन भारत सरकार की ओर से यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और आ चुका आपके पास डिफेंस, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट मीडिया और साथ ही साथ एविएशन, इसमें भी ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो कि 26% और 49% के शेयर के रूप में आप देख सकते हो उसको। तो हम ऑटोमेटिक रूट में तो आमंत्रित करते तो हैं, लेकिन अब हमने जो रिवाइज्ड पॉलिसी हुई है एफडीआई की, उसके अंदर क्या चीज़ होती है वो हमको देखना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रूट में क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर द लैंड बॉर्डर्स विथ इंडिया। इस रूट में जितने भी भारत के साथ भौतिक सीमा साझा करते हैं वो इस चीज़ में रखे जाते हैं, भारत सरकार को सूचना। और प्रोहिबिटेड में क्या क्या रखा है, लॉटरी हो गया, सिगरेट्स हो गया, एटॉमिक हो गया, और भी संवेदनशील मामले जो होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। बट अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड रूट से अब जो चीज़ थी वो हट कर कहाँ पर आ गई, प्रोहिबिटेड। अर्थात कहने का अर्थ जो 7 कंट्रीज है, वो 7 देश से, उनको इसमें से उठाकर हमने इसमें रखा है। क्यों कारण है उसका, क्या रीज़न है? यही रीज़न है दोस्तों कि जिस प्रकार से भारत के शेयर्स की बात की जाए, आधिपत्य की बात की जाए, कंपनियों के शेयर्स की बात की जाए, तो उन कंपनियों के शेयर के दाम कम हो चुके हैं, क्षरण हो चुका है। और इस स्थिति में अगर चाइना खरीदता है तो उसका आधिपत्य बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और इस सिचुएशन में उसका आधिपत्य भारतीय कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, या तो उनमें अगर उसका आधिपत्य बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं वो आगे चलकर हस्तक्षेप कर सकता है। और शेयरधारिता के माध्यम से जिस आर्थिक अतिवाद की बात कर रहा है चाइना इस मुद्दे को लेकर, तो भारत सरकार सचेत हुए। और जो दो कंट्री थी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो थी, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, अब उनके साथ साथ ये 7 कंट्री हो चुके हैं। 7 कंट्रीज़ की बात की जाए तो ये 7 कंट्रीज़ उसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। और अब जो होगा वो इसी प्रोहिबिटेड रूट के माध्यम से होता है। तो कहने का अर्थ कि मेन मुद्दा करंट अफेयर में ये समझना है आपको मोटे तौर पर कि जो चीज़ें पहले एफडीआई में डायरेक्ट रूट से या ऑटोमेटिक रूट से आ रही थी, अब वो नहीं आ रही है उस माध्यम से, क्योंकि चाइना का एटीट्यूड देखते हुए, जिस प्रकार से उसने भारत के मार्केट और भारत सहित बाकी देशों के मार्केट को कैप्चर करने की एक मंशा रखी, एक मसूंबा रखा है कि हम इसमें सभी, यानी विश्व के सभी कंपनियों और कंट्रीज़ के शेयर सस्ते हो गए तो हम खरीद लें और फिर आगे चलकर उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसीज़ में रिवीजन किया है, रिवाइज किया है, रिफ्रेम्ड किया है, और फिर अब उसको रोका गया। तो ये आज का एनालिसिस था। मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरे एनालिसिस के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। थैंक यू, बाय बाय।